ना ही आप इस वीडियो को लाइक करें और ना ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो कि पिछले 15 वर्षों में देखा जाए तो रेलवे के एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रहने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस के तौर पर हर एक प्रश्न को याद कर लीजिए ताकि आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपका इस बार सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए, चीजें पढ़ने के लिए मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो आपको सिलेक्शन दिलाए, जो आपका रिजल्ट बना। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे प्रकार से पढ़ना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपका इस बार सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको लास्ट में बताना है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर आप सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि एक्सरे की खोज किसने की थी। दोस्तों जो एक्सरे है इसकी खोज जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो एक्सरे की खोज यदि आपसे पूछा जाए तो एक्सरे का खोज किसने किया था, तो रोएंटजन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। दोस्तों ये जो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम है ये कब अधिनियमित किया गया था, 2001 में, 2002 में, 2005 में या फिर 2009 में। तो देखिए जो भारत में सूचना का अधिकार का जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और पूर्ण रूप से देखा जाए तो 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे कि किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है। दोस्तों यदि दो देशांतर के बीच समय का अंतर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा आपको पता होना चाहिए कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए जो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखा खींचा जाता है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। और वहीं देशांतर रेखा की बात करें तो दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो यदि दो देशांतर के बीच का समय अंतर पूछा जाए तो 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या होता है दोस्तों, तो अक्षांश रेखा जो होते हैं दोस्तों ये पृथ्वी पर तापमान को बताते हैं। ठीक है, तापमान यानी कि तापमान कहां पर कितना रहेगा ये बताएगा। और देशांतर रेखा जो है ये समय तथा तिथि को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई। दोस्तों ये जो डायोप्टर है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर ध्वनि की तीव्रता की। तो देखिए जो डायोप्टर का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण। दोस्तों ये जो स्टार हमें टिमटिमाते हुए जो नजर आते हैं ये किस कारण से नजर आते हैं, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो देखिए जो तारों में अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा होती है जिसके कारण ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों ये किस कारण से होता है, तो ये होता है मुख्य कारण से वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। दोस्तों जो पलासी का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब जो है ये कौन था, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पलासी का युद्ध हुआ था उस समय जो बंगाल का नवाब था ये कौन था, तो बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, ये किसके के बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें से ये जो मीर जाफर के विश्वासघात के कारण
नवाब की हार हुई थी। दानी दोस्तों यहाँ पे जो मीर जाफर थे इसकी विश्वासघात के कारण जो है ये नवाब सिराजुद्दौला थे उनकी हार हो गई थी और बंगाल का अगला जो नवाब बना था ये मीर जाफर को बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। दोस्तों ये जो आर्द्रता का मापन है ये इनमें से किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर लैक्टोमीटर से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। तो देखिए जो आर्द्रता का मापन किया जाता है ये किया जाता है हाइग्रोमीटर से। आपको ठीक है, आपको सेंटेंस पे ध्यान रखना है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं करना, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन में कभी भी लाइफ में पूछा जाए, जीवन में कोई भी एग्जाम में पूछा जाए कि जल का आवेक्षित जो घनत्व होता है ये किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, वायु का दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। और दूध की जो शुद्धता है ये किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु। दोस्तों ये जो कांसा है ये इनमें से किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, टीन और जस्ता का, तांबा और टीन का, या फिर लोहा और जस्ता का। तो कांसा की बात करें तो ये किसका मिश्र धातु होता है, तो ये होता है तांबा और टीन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लॉक हो जाएगा, तांबा और टीन। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न को रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों जो पेंसिलिन है इसकी खोज की बात करें तो इसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पेंसिलिन है इसकी खोज की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेंसिलिन जो है वो एक प्रकार का जो है वो एंटीबायोटिक दवा है जिसे फफूंद यानी कि कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है कि निम्नलिखित में से किसे, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है। दोस्तों इनमें से किसे जो है कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो देखिए जो कोशिका का आत्मथैली कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। दोस्तों इनमें से किसे जो है जो कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? न्यूक्लियस को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का ऊर्जा घर यदि आपसे पूछा जाए तो ये किससे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। दोस्तों ये जो गुर्दा यानी कि जो किडनी होता है इसका कार्यात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रॉन, या फिर धमनी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों ये जो किडनी का कार्यात्मक इकाई होता है ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो दोस्तों यदि आपसे तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई पूछा जाए तो न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। दोस्तों इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं हो सकता है, इसको आपको याद कर लेना। ठीक है, कि एवोगाड्रो जो संख्या होता है इसका मान कितना होता है। तो इसकी मान की बात करें तो इस संख्या का मान होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6.022 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों इनमें से किसे है जो कि लाल ग्रह कहा जाता है? सॉरी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को, या फिर बृहस्पति ग्रह को। तो देखिए यदि आपसे कभी भी लाल ग्रह पूछा जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह को जो है ये लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि सौर मंडल से पूछा जाए कि सौर मंडल में कुछ कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह की बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह की बात करें तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है ये शुक्र ग्रह है। ठीक है, और देखिए जो मंगल ग्रह का जो
लाल दिखाई देता है, ये किस कारण से दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है, जिसके कारण मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है ये किस कार्य से संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या फिर जल संचयन से? तो देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यदि आपसे पूछा जाए तो पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी जो है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन की बात करें तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आकलन का जो आकलन किया गया था ये किया गया था दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नूरजहां है ये कौन से मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर, अकबर, शाहजहां, या फिर जहांगीर? तो नूरजहां की बात करें तो ये किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी जहांगीर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। नूरजहां का वास्तविक नाम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो मेहरुनिसा, मेहरुनिसा जो कि नूरजहां का वास्तविक नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों भारत में जो 14 प्रमुख बैंक है इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करें तो कौन से ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था सन 1969 ईस्वी में, यानी कि 1969 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। ठीक है, और 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आनुवांशिकता है इसकी जनक जो है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए जो आनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान जो है ये किससे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, मस्तिष्क को, या फिर हृदय को? तो देखिए जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है ये कहा जाता है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों ये मोनाजाइट बालू है इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, सोडियम, यूरेनियम, या फिर थोरियम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भोपाल गैस जो त्रासदी है ये एक बहुत ही ज़्यादा विनाशक घटना हुआ था। ये किस गैस का कारण फैल गया था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है दोस्तों उसमें वहाँ पे मिथाइल आइसोसिएनेट नामक गैस था जो फैल गया था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये कब हुआ था। आप सभी लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटित होती है? दोस्तों वायुमंडल से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, ठीक है, तो ये कौन सा मंडल में होता है? बादल, जैसे बादल फटना, आंधी, बारिश, तो ये कौन सा मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में बात करें दोस्तों तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, और समताप मंडल में क्या होता है? तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल जो माना जाता है ये समताप मंडल माना जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान को कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वायुमंडल को टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। ठीक है, कौन कौन से भाग? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ये 5 भागों में तो बांटा गया है, दोस्तों ठीक है? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आपने टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही कर पाए, प्लीज ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और देखिए इसी तरह हर एक दिन यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक दिन रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के तौर पर हर एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं, जिससे आपके एग्जाम के लिए सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप सारे वीडियो को एक एक करके देख पाएंगे, ठीक है? और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना दिया हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से जाकर के हर एक सेट को पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? तो जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दिया हूं, सारा वीडियो आप जाकर के एक बार जरूर देखें, ठीक है? तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।